हफीज मलिक भी मेराज के गांव का ही रहने वाला था। वो कई साल पहले बाहर चला गया था। इसकी बीवी हलीमा और मरियम एक ही गांव की थी। फिर एक ही गांव ब्याही गई। शादी के चंद साल बाद हलीमा भी मैनचेस्टर हफीज मलिक के पास चली गई। हारिस मुल्क इन दोनों की इकलौती औलाद है। चंद साल पहले हफीज मुल्क का इंतकाल हो गया था। मैनचेस्टर में रहते हुए भी हफीज ने मेराज से ताल्लुक नहीं तोड़ा। वो साल में एक आध चक्कर पाकिस्तान का जरूर लगाता था। साल पहले हारिस अपनी माँ हलीमा के साथ मेराज आया हुआ था। शादी की एक तकरीब के दौरान हारिस और आशाल ने एक दूसरे को देखा और दिल दे बैठे। हलीमा भी अपने बेटे के लिए किसी पाकिस्तानी लड़की की तलाश में थी। उसने इस सिलसिले में अपनी सहेली मरियम से बात की। मरियम ने भी अशल का ही नाम लिया था। हकीम साहब ने अशल के लिए किसी और लड़के को पसंद कर रखा था। अशल ने हकीम साहब से दरख्वास्त की थी, वो हारिस को पसंद करती है, आप इसके हक में फैसला कर दे। इसी तरह हारिस और अशल का रिश्ता तय पाया था। मरियम, तुमने बड़ा अच्छा रिश्ता करवाया है, मैं तो बहुत परेशान थी हारिस के रिश्ते को लेकर। मुल्क साहब की डेथ के बाद तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। हलीमा अपनी सहेली मरियम से गुपशप लगा रही थी। वो थोड़ी देर पहले ही गुजरावाला से शॉपिंग करके लौटे थे। मोमिना आम काट रही थी और हारिस अपने मोबाइल पर मसरूफ था। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं हकीम साहब से अशल का हाथ इसके लिए मांग लेती। आंटी, फिर मेरा क्या होता? हारिस ने मोबाइल से तवज्जो हटाकर जल्दी से कह दिया। ये भी तो तुम्हारा ही बेटा है। हलीमा ने अपने बेटे की तरफ ममता भरी निगाह डाली थी। इसीलिए तो चांद सी लड़की ढूंढ कर दी है। आंटी जी, अब ही उम्मी जी को कुछ समझाएं, कभी मेरी तारीफ भी कर दिया करें। मोमिना ने कटे हुए आमों की ट्रे अपनी माँ और आंटी के सामने मेज पर रखते हुए गला किया और खुद किचन में हाथ धोने चली गई। आजो हारिस बेटा। मरियम बीबी ने हारिस को आमों की सिला मारी। हलीमा ये बात सुनकर हंस दी, जबकि मरियम बीबी ने सुनी अनसुनी कर दी थी। मरियम, क्यों नहीं करती हमारी गुड़िया की तारीफ? हलीमा ने आम खाने से पहले ही कह दिया। आम पार्टी के बाद हारिस बाहर निकल गया। अब मोमिना किचन में बर्तन धो रही थी। मरियम बीबी और हलीमा सोफे पर साथ बैठी हुई थी। मरियम, एक बात तो बुतो अशल देखने में खूबसूरत है, शरीफ भी है, बस थोड़ी मगरूर सी लगती है। ज्यादा बात नहीं करती, चुप चुप सी रहती है। हलीमा ने अपना अंदेशा जाहिर कर दिया। चुप चुप सी और मगरूर तुम भी ना करे, वो तो इंतहाई चर्ब जुबान है। तुम फिक्र न करो, बड़े अच्छे अखलाक की मालिक है अपनी अशल। अच्छा, मैंने तो उससे ज्यादा बात करते नहीं देखा, इसलिए दिल में ख्याल आया। तुमने इसे हमेशा हकीम साहब के सामने देखा है, वो उनसे बहुत डरती है। भला हकीम साहब को यहाँ आए हुए कितने साल हो गए हैं? हलीमा ने पूछा। कोई 24-25 साल हो चुके हैं। इन सालों में इस इलाके में जो इज्जत हकीम साहब ने कमाई है, वो इलाके के बड़े बड़े चौधरियों को भी नसीब नहीं। हकीम साहब की लोग बड़ी हया करते हैं। इस सारे इलाके में बड़े बड़े फैसलों में लोग हकीम साहब को बुलाते हैं। सच कहो तो मास्टर साहब के गुजर जाने के बाद अल्लाह के बाद हकीम साहब का ही आसरा था। चौधरी शमशाद और शमून वो नहीं पूछते, उनकी भली पूछी। शमून की यारी ही नहीं मान और लाला जी की कबूतरबाजी। वो दोनों बाप बेटा जमीन की कमाई बैठकर खा रहे हैं। तुम्हारी जमीन की भी नहीं। अब नहीं। शमून ने सड़क के साथ से 5 एकड़ जमीन बेच दी थी।
लाला जी बड़े गिरजे माहम कहने लगी, ताया अबू अब सबकी जमीन तकसीम कर दे। लाला जी को पता नहीं किया सूजी अगले दिन ही सबके नाम पर अलग अलग रजिस्ट्री इंतकाल करवा दिया था। अब 5 मुरब्बे माहम के नाम पर हैं और 5 ही मोमिना के नाम पर। तमेरी नाम पर कुछ नहीं, हलीमा हैरत से बोली। मेरे नाम से मेरी 2 बेटियां नूनगुना जो हैं। मरियम बीबी ने ममता भरी निगाह मोमिना पर डाली, जो पांव समेटे हुए सोफे पर बैठी हुई अपनी माँ और आंटी की बातें सुन रही थी। अल्लाह का शुक्र है तुमने अपनी बेटियों का आने वाला कल तो महफूज कर लिया। मोमिना अपनी आंटी के अंदाज पर हंसते हुए बोली। आंटी मुस्तकबिल छोड़ी, कल की सोचें, कल निकाह है। अगले दिन हसब मामूल मुजम्मिल ने फजर की नमाज पढ़ी। मस्जिद की सीढ़ियां उतरते हुए उसने आकर नजर वाला दीदार किया। माहम के चेहरे पर परेशानी थी, इस वजह से मुजम्मिल भी बेचैन हो गया। वो फैक्ट्री जाने की बजाय गाड़ी में आकर बैठ गया। कुछ देर सोचता रहा, फिर गाड़ी स्टार्ट करके लाहौर की तरफ सफर करने लगा। गंदुम की कटाई के बाद खेत वीरान थे। दूर दूर तक खेतों में हरियाली का नाम व निशान न था। उसने पिछले 6 माह में माहम के चेहरे पर ऐसी परेशानी नहीं देखती थी। मुजम्मिल ने बैक व्यू मिरर में देखा, उसे माहम का इज़्तिराबी चेहरा नजर आया। आज उसे माहम का चेहरा ड्राई फ्रूट की तरह लगा था। मुजम्मिल बेग खुद भी ड्राई फ्रूट ही की तरह था, तवानाई से भरपूर मगर खुश्क। तवानाई इसके जज्बों और सोच में थी और खुश्की इसके मिजाज का हिस्सा। वो बदअखलाक नहीं था, कोई ऐसा खुश अखलाक भी नहीं था। वो सोचों के साथ साथ सफर करता हुआ मॉडल टाउन अपने घर पहुंच गया, फिर दादी के कमरे की तरफ चल पड़ा। दादी के कमरे के बाहर दस्तक दी, इजाजत मिलने के बाद अंदर चला गया और जाते ही दादी को देखकर बोला, आप ये सोच रही होंगी मैं आज फैक्ट्री क्यों नहीं गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपको पूछना चाहिए ना, उसने कुछ उलझे हुए कहा। दादी को तशवीश हुई इसकी बेचैनी देखकर। आधे राव मेरे पास यहाँ बैठो। दादी ने मुजम्मिल को अपने पास बिठा लिया और उसके माथे पर हाथ रखा जो बुखार से तप रहा था। आप अभी तक मेराज के नहीं गई, उसने जिद्दी बच्चे की तरह कहा। दादी ने बाजला को बुलाया और कहा डॉक्टर को फोन करे। बाजला मुजम्मिल को इसके कमरे में ले गई। बाजला ने आकर बताया, बेगम साहिबा, डॉक्टर ने कहा है थकावट की वजह से बुखार है। दवाई में नींद की गोली भी डाल दी है, रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। परेशानी की तो कोई बात नहीं, तुम कब तक डॉक्टर बनोगी? मुमताज बेगम ने 2 अलग अलग बातें एक साथ पूछ लें। बाजला सुनकर हंस पड़ी और मुमताज बेगम को तसल्ली देते हुए बोली, बेगम साहिबा घबराएं मत, मुजम्मिल भाई बिल्कुल ठीक हैं और मैं भी जल्द ही डॉक्टर बन जावेगी। बाजला ने बड़ी बूढ़ी औरत की तरह तशफ़ी दी और कमरे से निकल आए। मुजम्मिल सारा दिन सोता रहा। असर के बाद वो उठा तो घर वाले तैयार हो रहे थे। मुमताज बेगम ने अपने साथ जाने के लिए सबको तैयार कर लिया था। मुजम्मिल अपने कमरे से नीचे लाउंज में आया तो मुमताज बेगम तैयार बैठी थी, अपनी पूरी टीम के साथ। बाजला का इंतजार हो रहा था। मुमताज बेगम ने मुजम्मिल को देखा तो उनकी परेशानी दूर हो गई। उधर मेरे पास आओ। मुजम्मिल मुमताज बेगम के पास गया। उन्होंने जल्दी से उसकी पेशानी पर अपनी हथेली रखी। मुजम्मिल मुस्कुरा दिया, दादा मैं ठीक हूँ, आप लोग जा क्यों नहीं रहे? मुजम्मिल मुस्कुराते हुए बोला, आपकी लाडली का इंतजार हो रहा है, बल्कीस ने बड़े अंदाज से कहा। मुजम्मिल ने गौर से बल्कीस के चेहरे को देखा जैसे कुछ तलाश कर रहा हो।
वो आगे बढ़ा, उसके कानों में दादी के अल्फाज गूंजे, मैं छोटे साहिब को अपना दूध पिला दूं। वो बल्कीस के गिले लग गया। बीनिश और बासित दम बखुद हैरत में मुब्तला थे। मुजम्मिल बाजला के अलावा बल्कीस, बासित और बीनिश से कोई भी फालतू बात नहीं करता था, कभी उनके पास नहीं बैठा। आज वो बल्कीस के गिले लग गया था। बल्कीस और मुमताज बेगम की आंखों में आंसू इमड़ आए थे। बीनिश और बासित अब भी शशदर थे। ये जज्बाती सीन और लंबा चलता अगर बाजला आकर कट न कर देती। मुजम्मिल भाई, आप उधर हो, मैं आपके कमरे में खाना लेकर गई थी, बाजला ने बेख्याली में कह दिया। जब उसने मुजम्मिल को अपनी माँ के गिले से अलग होते देखा तो जुबान पर होठों से ब्रेक लगाए। मुजम्मिल बगैर कुछ बोले अपने रूम में चला गया। बल्कीस ने सवालिया नजरों से मुमताज बेगम को देखा। उन्होंने सर को इस बात में हिलाया। बल्कीस सारी बात समझ गई। इसने अपने खामोश आंसू साफ किए और अपनी बहू और बेटे की तरफ देखने लगी। बाजला को भी कुछ समझ नहीं आया था। खाने वाली ट्रे इसके हाथों में थी। वो खाने की ट्रे उठाए हुए फिर से मुजम्मिल के रूम की तरफ चल दी। मुजम्मिल के कमरे का दरवाजा खुला था। मुजम्मिल लान की तरफ खिलने वाली खिड़की में खड़ा था। बाजला ने खाने की ट्रे सेंट्रल टेबल पर रखी और खुद मुजम्मिल के पीछे खड़ी होकर बोली, भाई खाना खा लो, अपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंगो मिल्क शेक और फ्रूट चाट बनाकर आपकी फ्रिज में रख दी है, कुछ और चाहिए तो बता दें। अब बाजला टीवी रिपोर्टर की तरह तेज तेज बोल रही थी। मुजम्मिल पलटा और गौर से बाजला को देखा। इसके पास गया और शफकत से इसके सर पर हाथ रखा। और कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। बाजला चल पड़ी। अभी इसने 2-4 कदमों की मुसाफत तय की होगी। मुजम्मिल की आवाज ने इसके कदम रोक लिए। रुको बाजला। मुजम्मिल चलता हुआ एक बार फिर से बाजला के सामने इकड़ा हुआ। इसने इंतहाई अपनाइत से बाजला की पेशानी चूम ली, फिर हाथ के इशारे से जाने को कह दिया। बाजला रूम से बाहर निकल आई थी। वो कॉरिडोर से चलती हुई नीचे लाउंज में जाती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। वो शशोपंज में मुब्तला थी। वो तमाम तहरीफों और तावीलों के साथ भी ये गुत्थी सुलझा नहीं पाई। पहले मुजम्मिल इसकी माँ के गिले लगा, फिर इस पर मोहब्बत और शफकत की बारिश कर दी। मुजम्मिल इसको छोटी बहनों ही की तरह से शुरू से प्यार करता आया है। आज इसकी मोहब्बत कुछ मुख्तलिफ सी थी। बाजला अभी जाओ। बीनिश की आवाज इसके कानों में पड़ी। इसने देखा वो लाउंज में अकेली ही खड़ी थी। बाकी सब गाड़ी में बैठ चुके थे। मॉडल टाउन से मेराज के का सफर बासित और बीनिश ने अखियों ही अखियों में बातें करते हुए काटा। पिछली सीट पर मुमताज बेगम सोच रही थी, आकिल अंसार छूटिए का कैसे सामना करूंगी। बल्कीस को लगा आज इसकी मोहब्बत का समर मिल गया। बाजला ये सोच रही थी कि मुजम्मिल भाई आज इतने जज्बाती कैसे हो गए। वो मुजम्मिल को जज्बात से मावरा शख्स समझती थी। इसका सोचना एक हद तक ठीक भी था। जो भी था, जैसे भी था, बाजला आज खुश बहुत थी।